बढ़ते हैं हम अगली एक्सरसाइज की तरफ। क्या कह रहे हैं 4.2 में कह रहे हैं रूट निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन करो उसमें और फिर रूट निकालो। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कि आपका स्प्लिटिंग मेथड है ना, उसमें तो फैक्टराइजेशन करते थे हम। लाइक देखो ये है, देखो ये दोनों पार्ट तो आप कर लोगे, कोई कराने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही बार कराया है, पिछले क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन में लगभग स्प्लिटिंग कराया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इनका क्या होगा सर, इसको कैसे करें जरा इसको समझते हैं। देखो मैं एक बात आपको बता दूं कि दो तरीके हैं फैक्टराइजेशन के, स्प्लिटिंग मेथड होता है रूट्स निकालने के, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो मैं भी आपको कराऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप इसको स्प्लिटिंग मेथड समझो, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है ना। वो मेथड लगता आसान है पर उसमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं। आप स्प्लिटिंग कर लो, दिक्कत नहीं आएगी कोई। देखो स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है, रूट से डरना नहीं है, फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी अगर मैं 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5√2 इंटू √2, 5 2 10। जो आंसर आता है उसको हम लेते हैं एलसीएम, और ऐसे दो फैक्टर्स, दो नंबर बनाते हैं, उसको प्लस माइनस करके क्या आ जाए 7। तो देखते हैं 2 5 10 और 5 1 5, ये तो बहुत आसान हो गया। इन दोनों को सम करके क्या आएगा 7, है ना। तो केस सॉल्व हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 5√2। बस यहाँ पे एक कैच है, कैच ये कि इसमें कॉमन कैसे निकालें, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो √2x, देखो x तो कॉमन है दोनों में, अच्छा ये √2 है, ये 2 है। देखो एक 2 में ना दो √2 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एक 2 में क्या होते हैं दो √2। तो मैं इसमें से √2 कॉमन निकाल सकता हूं, क्या बचेगा एक x बचेगा, जो √2 कॉमन आ गया x कॉमन आ गया। यहाँ 2 है, इसमें दो √2 होते हैं, एक √2 कॉमन आ गया तो एक √2 बच जाएगा, x तो कॉमन आ ही चुका है। ये छोटी चीज आपको समझनी पड़ेगी, मुझे लगता है इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना, आप समझ सकते हो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, 5 कॉमन निकाल दो, x प्लस √2, क्या बड़ी बात थी, ठीक है। ये हो गया √2x प्लस 5 ब्रैकेट, और ये हो गया x प्लस √2, ठीक है। ये हो गया आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा -5 अपॉन में √2, हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। अब देखो देखो ये तो तरीका हो गया स्प्लिटिंग मेथड का फैक्टराइजेशन वाला। अब एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी मैं आपको सिखा ही देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करके देखते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो उस का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। दिखने में भयंकर है पर कैलकुलेशन करोगे उतना मुश्किल भी नहीं है, लगभग लगभग इतना ही समय लगता है। बस जिसको ये मुश्किल मुझे देखो आसान लगता है तो मेरे को इसमें कम समय लगता है ना। मैं तो इससे भी जल्दी कर लेता हूँ, और एक बच्चे की तरीके से देखा जाए तो जिसमें जो कंफर्टेबल है उसको वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ये एबीसी क्या है, ये एबीसी क्या है, देखो अगर आप इस इक्वेशन से एबीसी कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा आपका √2 एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होता है ए होता है, समझ रहे हो ना, एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे कंपेयर करके आप एबीसी का वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे। बी का वैल्यू कितना दे रखा है 7, सी का वैल्यू कितना दे रखा है 5√2। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। देखो करके देखते हैं पुट, ये देखो एक्स, अच्छा ये बी से प्लस माइनस दो बार क्यों आ रहा है, ये बी ए सी तो समझ में आ गया, प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि दो फैक्टर होते हैं। तो हम बाद में ना एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, दो रूट्स निकालने ना हमें, एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है ना हमें, तो बस समझ में आ रही है। अब देखो -7 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस रूट में b² मतलब 7 का स्क्वायर -4a मतलब √2 और c का मतलब 5√2, ठीक है, अपॉन में 2a का मतलब √2, क्लियर है। अब देखो आगे, ये -7 है प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 4 जा 20, √2 इंटू √2 2 हो गया, अपॉन में 2√2, ठीक है, -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 माइनस 40 अपॉन में 2√2, -7 प्लस माइनस रूट में 9 अपॉन में 2√2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस √9 होता है 3 और ये 2√2। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, पहले में अगर मैं प्लस करके लिखूँ इसको तो क्या होगा,
और अगर मैं इसको माइनस करके लिखूं तो क्या होगा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको प्लस करके लिखता हूं तो प्लस माइनस साइन बड़े वाले का माइनस का 4/2√2, 2 जा 4 तो आ जाएगा -2/√2, ठीक है। अगर आप इसको करते हो तो -10/2√2 तो हो जाएगा 2 5 जा 10 -5/√2। अब बोलोगे सर ये जो है ये तो सेम है, आ रहा आंसर एक तो सही, मतलब देखो क्वेश्चन तो सेम था, मेथड अलग था, आंसर सेम आना चाहिए। सर दूसरा रूट जो है ये तो सेम नहीं आ रहा, इसका क्या करेंगे। तो मेरे भाई ये दोनों सेम ही है, मतलब ये और ये चीज सेम है, बस आपको दिख नहीं रही। देखो अगर आप इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो तो यही नहीं आ जाएगा -2√2/√2 2 से 2 कट गया -√2। तो देखो वही तो है, समझ में आ रही बात। आप ये दोनों रूट सही हैं आपके, बस नजरिया है देखने का। अच्छा आप बोलोगे सर ओ भाई मैंने तो ये कराया हूं है ना, मैं तो स्प्लिटिंग मेथड करके मेरे तो ये रूट्स आ रहे हैं, मेरा दोस्त ये करके आया उसके ये दोनों रूट्स आ रहे हैं, तो सर क्या हम क्या इसको करके देखना पड़ेगा। समझ में, देखो ऊपर वाले को ऐसे करा नीचे वाले को नहीं करा, क्यों, क्योंकि उस तरीके से आंसर आ रहा था। पेपर में कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि रैशनलाइज करना है या नहीं करना, आपकी मर्जी है। मतलब कहने का क्या है, अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ाते ना भाई तब भी आंसर सही था, ये भी आंसर सही है। रैशनलाइजिंग करना या ना करना एक सब्जेक्टिव, एक आपका ऑप्शन है, करो या मत करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही माने जाएंगे। सेफ साइड की रैशनलाइजिंग कर रहे हैं ना, और ये भी रूट्स माने जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो ना पता है कि किसको रैशनलाइज करना किसको नहीं करना। आपने तो एक ही मेथड से करा है ना, या तो हमने 2 मेथड से कर लिया तो हमें तो लग गया यार ये आंसर इसका ये है, तो अब यहीं पे छोड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लगे तो दोनों को रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसकी देखो ये है, इसमें क्या करना है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 8 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 8 2 16x² -8x प्लस का 1 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 16x² -8x प्लस 1 8 0 0। बस इसको स्प्लिटिंग कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो स्प्लिटिंग में आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में कराऊंगा, तो इसमें आप तो स्प्लिटिंग अपने आप कर लो ना यार, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे फिर भी दिक्कत आए स्प्लिटिंग में तो चैप्टर 2 में वीडियो देख लेना स्प्लिटिंग की अलग से, है ना, पूरी 2.2 की वीडियो मैंने बना रखी है अलग से, तो वो देख लेना, ठीक है। ये छोड़ दो, अब ये देखो कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में 2 नंबर्स निकालो जिसका सम 27 और प्रोडक्ट क्या हो 182। 2 नंबर, अब अगर 2 नंबर निकालने के लिए बोले हैं तो मैं एक को एक्स एक को वाई ऐड करूंगा नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ डिपेंडेंसी किस पे है। देखो यहाँ ऐसा डिपेंडेंसी तो नहीं है, पर 2 नंबर बोले हुए हैं जिनका सम 27 है, तो मैं लेट करता हूं फर्स्ट नंबर को, क्या x। देखो 2 नंबरों का सम कितना है, 1 और 2 का सम कितना है 27। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर को निकालना पड़ेगा x की टर्म्स में, क्योंकि आप दूसरे नंबर को y लेट नहीं कर सकते। तो क्या दूसरा नंबर 27 - x नहीं आ जाएगा। तो मेरे बात को ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि पहला वाला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 - x, ठीक है। 27 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x × 27 - x का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। तो देखो जरा करते हैं इसको, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस का x², इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 0 = x² - 27x प्लस का 182, 182 1 जा 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3 7 जा 21, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 7 3 जा 7 7 7 7 3 21, 13 1 जा 13, हमें 27 बनाना है। तो 7 से 14 14 और 13 प्लस करके 27 आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे x² है ना, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का तो 27 आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x - 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x - 14। एक बार x - 14 13 ये रहा, एक बार x - 14 ये रहा, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ पे ना दोनों नंबर को कंसीडर कर सकते हो, मतलब जैसे कि अब आपके एक नंबर आ जाएगा x = 13, अगर आप 0 के इक्वल ले जाओगे एक आ जाएगा 14। आप किसी को भी मान लो, अगर आप x को 13 मानते हो, मतलब पहले वाले को 13 मानते हो, तो दूसरा लाएगा 14 27 - x। समझ आ रही है ना बात, किसी को भी कंसीडर कर लो कि दोनों ही पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव भी होते तो हमें 2 नंबर निकालने थे, उन्होंने पॉजिटिव तो कुछ बोला नहीं, तो दोनों ही कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर पहला वाला नंबर x है
तो मैं 13 मान लेता हूँ। और अगर दूसरा वाला नंबर x 27 माइनस एक्स है तो 27 माइनस 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा 14, सेकंड वाला नंबर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ लो आराम से, धीरे धीरे करके पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो देखो कि क्या आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स आर। देखो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, लेट सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू वाई, है ना। फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकेंड इंटीजर वाई। अब क्या, सॉरी क्या देख रहा हूँ मैं, सेकेंड इंटीजर वाई नहीं मान सकते, इस पार्ट को कट कर देना भाई। देखो सेकेंड इंटीजर क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वन, दिमाग कहीं और सोचता था ना मैं, कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकेंड इंटीजर एक्स प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, ये सम तो करना है पर इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है, वो आएगा 365। वही बात अब आप करो, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x 5, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1 प्लस 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 × 2 2 × 16 2 2 4 0। तो ये 0 किधर चले जाएगा, तो आ जाएगा फाइनल यही आंसर आ जाएगा 0/2। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। समझ में आया कैसा आया? दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर थे, उन दोनों के स्क्वायर का सम करा, अलजेब्रा लगाया और आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करो, जल्दी इसकी स्प्लिटिंग करो भाई। हाँ भाई करो करो, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैथ्स करने की चीज़ है भाई, देखने की चीज़ सुनना है, वीडियो देख के करते रहते हो बस। पॉज करो करो और फिर देखो मैं करके दिखाता हूँ। 1 × 182 कितना होता है, 182, उसका एलसीएम लेंगे, 2 9 × 18 2 1 × 2 3 से तो जाएगा नहीं, अभी ये 7 से जाएगा, 7 1 × 7 7 3 21 13 भाई, 14 और 13 आ गया, 14 और 13 बिल्कुल सेम पहले से वाला क्वेश्चन ही बन गया ना ये। इसमें भी तो ऐसे ही हुआ था कुछ, है ना। भाई मैं बीच में 27 चाहिए था, इसमें बीच में 1 चाहिए, तो हम प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, हमें साइन बड़े वाले का चाहिए ना, माइनस का 13x माइनस का 182, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, x आ जाएगा x प्लस 14, इन दोनों में से कॉमन निकालो, माइनस का 13 आ जाएगा x प्लस 14। एक बार x माइनस 13, एक बार x प्लस 14। यहाँ पे साफ मेंशन है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हम यही वाला कंसीडर करेंगे। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो ये, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 1 मतलब 14। दोनों आ गए नंबर आपके पास, क्या दिक्कत थी? बस आप एक ही नोटिस कर रहे हो कि आपको हमारी इक्वेशन x के टर्म्स में ही आ रही है खाली, है ना। अब आगे देखो, 2 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, जल्दी देख लेते हैं, 4.2 भी खत्म हो जाएगी फिर। कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ ऐसा, ठीक है ना। कह रहे हैं इस राइट ट्रायंगल में इस उसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है वो 7 कम है उसके बेस से, मतलब परपेंडिकुलर बेस में कुछ रिलेशन दे रखा, हाइपोटेनस गिवन है 13। 3 वेरिएबल होते हैं, एक तो गिवन हो गया, 2 बच्चे। अब एक्स और वाई तो लेट नहीं कर सकता, तो क्या देखूंगा, डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी आप देख रहे हो तो बेस पे है, अगर मैं बेस निकाल दूं तो अपने आप ही हाइट आ जाएगी, एल्टीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लेट करूंगा, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो उसका परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कितना आएगा, 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब x माइनस 7, मतलब जितना भी बेस है उसमें से 7 माइनस कर दो, ठीक है बस। अब क्या होगा सर, आगे तो कुछ बोल ही नहीं लगा भाई। जैसे कि जब हमारे पास रेक्टेंगल के एरिया आता है तो हम एरिया और रेक्टेंगल लगाते हैं, फॉर्मूला लिखा तो ना होता है पर हमें पता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम अक्सर स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम लगाते हैं। ऐसे ही जब राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है, h स्क्वायर, h कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस मतलब x का स्क्वायर, हो जाएगा 169। यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 या 49, 7 2 या 14x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सामने सामने है, ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये माइनस में आ जाएगा 169, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 0 डिवाइड में चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, अब इसका वो ले लो, 60 के एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 1 जा 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, है ना, प्लस माइनस 7 आना चाहिए, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 8 और 5 नहीं 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 20 कैसे आएगा, ये सही कराया ना मैंने, वो तो सब सही है। हाँ सही तो है, फिर 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 5, 12 को 5 से माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 12x ये प्लस का है। अच्छा हमें साइन माइनस का चाहिए ना, तो अब की बार माइनस लगा दो यहाँ पे, और यहाँ प्लस लगा दो, 12 और 7 बन गए ना दोनों वेक्टर, यहाँ प्लस लगा दो, देखो प्लस माइनस होगा तो माइनस, साइन बड़े वाले का रह जाएगा, यहाँ कॉमन निकाल दो x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन निकाल दो x माइनस 12, एक आ जाएगा आपका x प्लस 5 और एक आ जाएगा आपका x माइनस 12। ठीक है, अब हमारे को देखो ये वाला अगर मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू -5 आएगी, कभी भी हाइट परपेंडिकुलर बेस है x, तो बेस कभी माइनस में नहीं होता, ये आ जाएगा 12, तो बेस आ जाएगा आपका 12, यहाँ लिख देना लास्ट में, बेस आपका 12 और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा 6, नहीं 5 होगा ना, 5, तो बे परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है और हाइपोटेनस आपका 13 है। समझ में आ रही है बात भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन तो भी खत्म नहीं होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, मैथ्स है भाई ये, तो इस साल का तो पेपर आया ही था बढ़िया, है ना, तो उसको एक दिमाग में रख के थोड़ा मेहनत बढ़ा दो अपनी तरफ से, ठीक है भाई। पिछले साल ही बच्चों ने मेहनत करी थी, पिछले साल भी मेरे ही पढ़ाया बच्चों को 98 आए हैं, एक के 97 आए हैं, बच्चों को 93 आए हैं, 80s में भी आए हैं काफ़ी के 86 85, तो आने वाले को तो आए भी है नंबर, ये मत सोचो, बट ये है कि थोड़ा टफ था, मतलब जिसके 98 आए उसके 100 थे, 2 नंबर कट गए, आप समझ रहे हो बात को, इतना बढ़िया अच्छे से को। तो चलो देखो क्या कह रहे हैं अब इसमें, कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस सर्टेन पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, है ना, वो जो पॉट्स बनते हैं ना, जो मिट्टी के घड़े बनते हैं, वो ये बना रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, बता रहे हैं ब्ला ब्ला सब कुछ बहुत बता रहे हैं, निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितने आर्टिकल मैंने बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, समझ रहे हो, मैंने कितने आर्टिकल बनाए ये भी नहीं मुझे पता, एक आर्टिकल कितने का ये भी मुझे नहीं पता, अब दो चीजें कैसे निकालूंगा, तो ये देखूंगा क्वेश्चन बढ़ के कि डिपेंडेंसी किस पे है, आप देखोगे यहाँ पे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice of number of articles produced on that day, मतलब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 3 more than twice the number of articles, तो डिपेंडेंसी किसमें हुई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे, तो हम लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि अगर वो निकाल दिए तो कॉस्ट तो अपने आप निकल ही जाएगी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, क्या आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, ठीक है, अब नंबर आर्टिकल एक्स आ गए, अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहूं तो वो किस तरीके से निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो जरा ध्यान से, वो क्या दे रखा है 3 कहां गया 3 मोर देन, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर आर्टिकल एक्स है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा हमें 90, मेरी बात पर समझ में आई, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स माने और तो कॉस्ट क्या होगी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ये रिलेशनशिप में
हमने इन दोनों की एक्स की टर्म्स में निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके आगे बढ़ो। कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था। एक बार बताओ मुझे, अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ, कितनी यूनिट्स बना रहा हूँ? 10 यूनिट्स। एक यूनिट 200 रुपए की है, तो कितने रुपए का माल बनाया मैंने? 2000 रुपए का ना। 10 यूनिट बनाई, एक यूनिट 200 की है, तो टोटल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पर यूनिट की कॉस्ट से। तो यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? एक्स, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 3 + 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। बस आप x मल्टीप्लाई कर दो, 3x आ जाएगा, हो जाएगा प्लस 2x², 90। इसको फॉर्मेट में ले आओ, बस अब इसको वो कर दो, 9 2 18, 1800, 180 आ जाएगा, 2 9 18, अब 3 बनाना है बीच का, है ना? तो देखो 2 2 4 4 12, हाँ 12 और हाँ ये देखो 12 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, तो 12 और 15 आ गया। तो प्लस का लगाएंगे 15, क्योंकि बड़े करके आगे हमें प्लस लगाना है, आंसर प्लस में चाहिए हमें, ठीक है? इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, एक्स कॉमन आ रहा है बस, तो 2x + 15 हो जाएगा, है ना? इन दोनों से तो 12 के टेबल में तो 90 आते हैं, तो पूरा 12 कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा माइनस का। 6 2 12 और 6 के टेबल में 90 का आता है 15 पे, साइन चेंज भी हो जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया आपने। तो ये फैक्टर बनेगा x - 6 और ये फैक्टर बनेगा 2x + 15। जब मैं x - 6 को 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरा आ जाएगा 6, जो कि एकदम जेन्युइन आंसर है। बट अगर मैं 2x + 15 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो ये तो ऑलरेडी माइनस में आ जाएगा ना, तो ये तो माइनस में निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे 6 और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, आप निकाल दो तो उसमें 6 12 15, है ना? 15 आर्टिकल्स आपने बनाए हैं और एक आर्टिकल सॉरी 15 रुपए का एक आर्टिकल है और 6 आर्टिकल आपने बनाए थे। समझ गए आप बात को? तो इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। भाई एनसीईआरटी इसकी बहुत आसान कर दिया है, पहले बहुत मुश्किल थी। देखो मैं वो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है, इसके अंदर देखो कितनी एक्सरसाइज थी पता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन थे इसके अंदर, मैं वही देख रहा हूँ। सही है ये, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।